विश्वविद्यालय के प्यारे बच्चों, कैसे हो? सबको सुप्रभात। ऐसा करते हैं, मैं थोड़ा सा अपने बारे में और कारगिल के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं है आप लोगों को कितना पता है कितना नहीं पता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ठीक है? आपके मन में बहुत सवाल होंगे, आपको बहुत कुछ जानना चाहेंगे, आपको जो पूछना है आप जा पूछ सकते हो, और जहाँ तक हो सके मैं आपको बताऊंगा। कुछ चीज़ें बता नहीं सकता बिकॉज हमारे पास ना कुछ चीज़ें डिस्क्लोज बाहर नहीं कर सकते हैं, फौजी हमारे पाबंदियाँ होती हैं। उसके अलावा आपको जो पूछना है पूछ दीजिए, मुझे पता लगेगा कि आपके मन में क्या चल रहा है, तो उसके हिसाब से मैं जवाब दे सकता हूँ, ठीक है? एंड शुरू करने से पहले आई वांट टू थैंक सबसे पहले नरेश नयाल सर। ये भी आप हमारी तरह एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं। आपको लगता होगा एयरफोर्स में लोग बहुत बातें करते हैं ना, लेकिन मैं सर की तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ा कम बातें करता हूँ, बट ही बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलके। जैसे आज हम सुबह मैराथन में मिले थे, आज यहाँ पे विजय हैं जो एडवेंट थ्रिल के फाउंडर हैं, तो वहाँ पहली बार मैं नरेश सर से मिला आपके वहाँ पे, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक होता है ना, आपको पता है वाइब्रेशन क्या होता है? किसी भी, जैसे आप लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, आपके जो टीचर सिखाते हैं आपको, तो हर एक इंस्ट्रूमेंट का एक वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन देख के आपके मन में पता लग जाता है कि आपको मजा आएगा नहीं आएगा, आप सीखोगे, सीख के आगे क्या करोगे। तो जब हम लोगों से मिलते हैं, आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, उनको टच करते हो, फील करते हो, उस इंसान से एक वाइब्रेशन आता है। तो मुझे जब आपके नरेश सर से मिला आज, तो बात करते करते मुझे पता लग गया कि वो बैकग्राउंड जो भी था वो तो बाद में पता लगा, एक इंसान में अच्छा वाइब्रेशन है। तो जैसे ही पता लगा कि वो यहाँ से हैं, मैंने कहा अच्छा, तो जैसे इवेंट खत्म होगा चलो बच्चों से मिलते जाके, तो इसी में यहाँ पे आ गया। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गेटिंग मी हियर एज फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आई ऑल्सो वांट टू थैंक जगी साहब, मिस्टर डेप्यूटी डायरेक्टर। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस हियर। इट इज अ प्लेजर कि मैं आपके पूरे स्कूल में आके आपके सब बच्चों से बात कर पा रहा हूँ। अमित शर्मा प्रिंसिपल जी, थैंक यू सो मच, वंडरफुल। एंड मेरे लिए पहला अपॉर्चुनिटी है कि मैं आके बच्चों से इस तरह इंटरेक्शन कर रहा हूँ। मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मेरे 2 ही बच्चे हैं सिर्फ, लेकिन मुझे बच्चे बहुत पसंद है बिकॉज मुझे लगता है कि जब इंसान बड़ा होता है तो वो बहुत बोरिंग हो जाता है, क्योंकि ना बड़ा होकर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाते हैं, एक तरह का रूटीन सेट हो जाता है। लेकिन जब बच्चे छोटे होते हैं तो जो बच्चों में जो क्रिएटिव आर्ट होता है, जो उनका वर्ल्ड को देखने का नजरिया होता है, वो बहुत खूबसूरत होता है। सो जो छोटे बच्चे होते हैं, जब तक स्कूल में रहते हैं, प्राइमरी स्कूल में रहते हैं, बहुत मजा आता है। तो बच्चे के साथ इंटरेक्शन एक बहुत ही खूबसूरत इमोशन है, जो मैं जहाँ हो सके मैं उसको यूज करता हूँ, ठीक है? एंड आई वांट टू थैंक मिस्टर जगदीश लगेरा सर, थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स। सुन के अच्छा लगा कि आपके फैमिली में सब लोग फौज से हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो आपके प्लेसमेंट ऑफिसर सर ने बताया, क्योंकि देखिए हमारे देश में वी हैव लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारे जिस तरह भारत का हमारा नक्शा है, हमारे वेस्ट साइड में, ईस्ट में, नॉर्थ में, हर जगह पे हमारे दुश्मन है। तो जब ऐसा माहौल होता है कि हर जगह पे दुश्मन है, अंदर आने की उसकी गुंजाइश है, तो जो हमारे इस तरफ जो हमारा सिक्योरिटी फोर्सेस है, ठीक है, कौन कौन है सिक्योरिटी में? आर्मी हो गया जो फौज जो जमीन पर लड़ते हैं, इंडियन एयरफोर्स हो गया जो हवा में लड़ता है, नेवी हो गया जो पानी में लड़ता है, इसके अलावा हमारे बीएसएफ हैं, सारे टीए करके बोलते हैं, टीए बटालियंस हैं, आरआर करके बोलते हैं। तो जो भी इंडिया का सिक्योरिटी फोर्स है जो लड़ रहा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो लोग पीछे हैं, पीछे मतलब जो फौज के पीछे हैं, जो उनके फैमिली हैं, परिवार वाले हैं, सिविलियंस हैं, जो नॉर्मल काम कर रहे हैं, वो लोग समझे कि आगे क्या हो रहा है। अगर वो लोग ये बात को नहीं समझेंगे तो उनका सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जब भी कोई फौज आगे लड़ता है दुश्मन से, तो पीछे का जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना? आप सब लोग गेम्स खेलते हो? yes, सब लोग म्यूजिक बजाते हो? yes, तो अगर आप गेम्स खेल रहे हो, म्यूजिक बजा रहे हो, अगर आपको कोई लोग ताली ना बजाए, कोई पीछे से वाह वाह ना करे, कोई आपको शाबाशी ना दे, तो कितना बोरिंग हो जाएगा ना? तो हाँ, फौज में ऐसे ही होता है। वो लोग बात आपको बताएंगे नहीं बात, लेकिन जब फौज में जो लोग लड़ता है, जो अपनी जान दे सकता है देश के लिए, अगर उसको पता है पीछे पूरा देश के साथ खड़ा है, उसको पूरा सपोर्ट कर रहा है, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए जो उन्होंने बात बोली कि फौज में बहुत सारे लोग फौज से, इनकी पूरी फैमिली में, मुझे लगता है, जैसे मेरी बहन को मानना है कि मेरे पापा भी बोलते थे कि हर फैमिली में एक फौज से होना चाहिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो पूरे कंट्री में एक माहौल बन जाएगा कि लोग समझेंगे कि देश को कैसे बचा सकते हैं अगर दुश्मन अटैक करें, ठीक है? एंड लास्टली आई वांट टू थैंक विजय प्रताप सिंह, अनिल मोहन, ये दोनों हमारे एडवेंचर के फाउंडर्स हैं, जो जिस कंपनी में लोग काम करते हैं वो खूब एडवेंचर कराते हैं। तो आज मैं सुबह बात कर रहा था कि एडवेंचर या कोई भी एक्टिविटी हम साथ में ग्रुप में करते हैं तो उससे एक तरह का अपनापन बढ़ता है। हम अपने ग्रुप में जो मेंबर्स हैं, आप लोग स्पोर्ट्स खेलते हो या बजाते हो, एज अ ग्रुप करते हो,
एक दूसरे को जानोगे, उसके बारे में नाम क्या है, पीछे परिवार क्या है, उसमें क्या खामियां हैं, उसमें क्या स्ट्रेंथ है। तो एक तरह से टीम एक्टिविटी जब करते हैं ना तो बहुत अच्छा एक वो बन जाता है कि आपस में इंटरेक्शन हो जाता है। इसीलिए जो भी ऐसे एक्टिविटीज हैं आपको करना चाहिए। आई विल एनकरेज ऑल ऑफ यू जहां तक हो सके, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके, नाउ आफ्टर थैंकिंग एवरीबडी हु इज हियर, आज का ये जो इवेंट है बच्चों के लिए, बिकॉज लाइक आई सेड आई लव किड्स, सो आई जस्ट मैं आप सबको समझाता हूँ एक बार कारगिल में क्या हुआ था। आप में से सबसे बड़ा 12th क्लास के बच्चे होंगे ना, हाथ खड़ा करिए 12th क्लास के बच्चे। ओके, सो आप लोग हैं 18, 16, 17, 15 साल के। ओके, ठीक है। ओके, आप लोगों में से जिन लोगों ने सुना है कारगिल, उस हाथ खड़ा करिए। कारगिल का युद्ध 1 2 3 4 हो गया, 50 40 50 सही हो गए। आप कह रहे थे जानते नहीं, सब जानते हैं। ठीक है, सो ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए। सो हमारा जो इंडिया है, नॉर्थ साउथ को आप इमेजिन करिए, सबसे ऊपर कश्मीर आता है। ठीक है, कश्मीर के लेफ्ट में पाकिस्तान आ गया, कश्मीर के राइट में चाइना आ गया। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहां पे उस जगह सियाचिन ग्लेशियर, बहुत ठंडी जगह है वो सियाचिन। उसके ऊपर बहुत 84 में खूब जंग हुआ था, 1984 में। इस समय इंडिया वहां पे बैठा हुआ है सारे हाई पॉइंट्स पे। तो सियाचिन से तकरीबन 150-200 किलोमीटर नीचे की तरफ को एक जगह है कारगिल। तो अगर आप इमेजिन करें कश्मीर का नक्शा, उसमें जो हाफवे पॉइंट है, हाफवे के ऊपर मतलब 33% हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान के पास है। 60-65% हमारे पास है, और थोड़ा सा पार्ट चाइना के पास है, उसको बोलते हैं अक्साई क्षेत्र। तो जो बीच में जो पार्ट है वहां पे एक जगह है कारगिल। ठीक है, तो 99 में क्या हुआ था, जैसे हमारे आर्मी चीफ होते हैं, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवल चीफ होते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में भी चीफ्स हैं। तो वहां पे एक चीफ थे, आर्मी चीफ थे, तो उनका नाम था मुशर्रफ। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? बहुत सिंपल प्लान था कि जो हमारा श्रीनगर है, जो कश्मीर की कैपिटल है, इस तरफ लद्दाख है जो लेह का कैपिटल है, दोनों को एक रोड ज्वाइन करता है, इसको बोलते हैं हाईवे, NH हाईवे है, वो दोनों को ज्वाइन करता है। तो मुशर्रफ साहब ने क्या प्लान बनाया, सर्दियों में पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी के लोग पीछे आ जाते हैं, क्योंकि वहाँ सर्दियाँ बहुत मुश्किल है। अभी इस समय क्या तापमान है बाहर, 25-30 डिग्री है। आप लोग सर्दी में कितना तापमान देखते हैं? 5 डिग्री, है ना। अब 5 डिग्री से और 30 डिग्री कम कर दें, कितना हो जाएगा? -25। इमेजिन करिए वो ऐसा इलाका है जहाँ पे -20 से -35 का रेंज रहता है। तो ऐसे इतने कम टेम्परेचर में इंसानों के लिए रहना बहुत मुश्किल है। तो बहुत सालों से इंडिया और पाकिस्तान वालों ने प्लान बनाया कि इतने विंटर्स में बहुत मुश्किल है हमारे लिए। सो जैसे ही दिसंबर आएगा, हमारी फौज उनकी फौज दोनों पीछे आ जाएगी नीचे वैली में थोड़ा गर्म रहेगा, हम लोग वहां रहेंगे, और जब दोबारा समर वापस आ जाएगा, जून जुलाई, हम लोग वापस आ जाएंगे। तो प्लान बहुत सिंपल है, जैसे दिसंबर होगा हमारी फौज नीचे आती है, उनकी फौज वापस आती है, 5-6 महीने नीचे छुट्टी बनाते हैं, छुट्टी मतलब नीचे काम करते हैं, फिर वापस ऊपर चले जाते हैं। ठीक है, तो उनके आर्मी ने क्या प्लान बनाया कि इस बार जब हमारे लोग नीचे आएंगे, उनके लोग नीचे नहीं जाएंगे, क्या करेंगे? आगे आएंगे। तो हमारे जो पोस्ट होते हैं बॉर्डर पे, हमने सारे के सारे पोस्ट खाली किए, उनके लोगों ने अपने पोस्ट पे रहे। जैसे हम लोग नीचे आए, उन्होंने वो हमारे पोस्ट में आ गए, और हमारे पोस्ट में आके हम बोलते हैं बंकर मतलब जहाँ पे दुश्मन या हमारे लोग रहते हैं, एक तरह का एक केव टाइप, गुफा टाइप होता है। तो वो हमारे तरफ को आ गए और उन्होंने बंकर्स बनाए और एकदम सब बैठ गए। उनके पास आर्मी के लोग थे, उनके पास टेररिस्ट थे, सब लोग थे। ठीक है, मुजाहिदीन बोलते हैं। तो जब अप्रैल 2099 में जब अप्रैल में मई में मौसम खुला, तो हमारे लोग क्या करेंगे? ऊपर जाएंगे। ऊपर जाके हमें लग रहा था वापस जाएंगे, अपने अपने बंकर में अपना झंडा गाड़ेंगे, अपना सामान निकालेंगे, पर वहां तो पहुंच ही नहीं पाए। जैसे ऊपर जाना शुरू किया तो पहाड़ थे। पहाड़ में क्या होता है, जो ऊपर आदमी रहता है उसको हमेशा सब दिखता है ना। जो नीचे होता है उसको दिखता नहीं है, क्योंकि ऊपर तो बादल है, ऊपर तो बर्फ है या पत्थर है। तो जैसे ही हमारे फौज के लोग ऊपर जाना शुरू किए, वहां से उनके लोगों ने गोली मारे। तो हम बिना देखे, बिना पता कि वहां कितना दुश्मन है, शुरू के दिनों में हमारे बहुत सारे आर्मी के लोग मारे गए। तब जाके पता लगा हमें कि यार ये तो कुछ प्रॉब्लम हो गया है, जहाँ पे हमें होना चाहिए वहां पे कोई और है। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे जहाज हैं, बहुत सारे कैमरे हैं जो सैटेलाइट पे लगे रहते हैं, ऐसे बहुत सारे हमें उसको बोलते हैं सेंसर्स, एक पूरा नेटवर्क है। तो हमारा नेटवर्क यहाँ पे थोड़ा फेल हो गया था। तो फिर हमने सारा नेटवर्क इकट्ठा किया, सारी जानकारी ली, तब पता लगा हमें कि कम से कम 250 किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तानी फौजियों ने अपने
अड्डे बना लिए और हमें वहां से जहाँ पे हमें होना चाहिए था वहां पे वो लोग आ गए, समझ गए। फिर हमने प्लान बनाया, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है, जो लोग हाइट पे रहता है उसको मारना मुश्किल है, जो नीचे उसको मारना बहुत ईजी होता है, क्योंकि ऊपर से नीचे सब दिखता है। फिर हमने पूरा प्लान बनाया, बहुत बड़े बड़े गन्स होते हैं, आर्टिलरी गन्स होते हैं, हवाई जहाज होते हैं, लड़ाकू जहाज होते हैं, मैं जिसमें था, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें लोगों को ट्रांसफर करते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, तो सब के सब हमने यूज किए, एक प्लान बनाया और हमने वापस अटैक किया। लेकिन वापस अटैक करने में क्या हुआ, हमारे लोग बहुत लोग मारे गए, जैसे आपके सर्वे कवर किया, 527 मार्टियर्स हम लोग खोए थे उस वॉर में। मोस्ट ऑफ देम बहुत यंग थे, बहुत एज में बहुत कम थे, लेकिन अब वापस लेना अगर आपको कोई आके जमीन ले लेगा तो गुस्सा तो आ गया आपको। प्लस उनका प्लान था कि वो जमीन लेके और आगे आके हाईवे कट करके लद्दाख की तरफ बढ़ना, तो उनका बहुत बड़ा प्लान था। तो अगर उनको हम करने देते तो हमारे देश का बहुत बड़ा पार्ट हमारे देश से निकल जाता। तो उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर थे मिस्टर वाजपेयी, नाम सुना आपने, अटल बिहारी वाजपेयी, सोशल के अच्छे टीचर हैं आपके। तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर थे, वो बहुत ही अच्छे हमारे प्राइम। उन्होंने बोला था कि ठीक है, जो भी पाकिस्तान ने जब दोस्ती का हाथ बढ़ाया हम दोस्ती करेंगे। उसके जस्ट पहले 6 महीने पहले एक लाहौर में एक दोस्ती का पैक्ट हुआ था, लेकिन दोस्ती खत्म होते होते उन्होंने दुश्मनी कर दिया। तो वाजपेयी साहब ने बोला ठीक है, आपको दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपने उसको ठीक से नहीं लिया, अब हम दिखाएंगे हम कैसे अपना जमीन वापस लेंगे। तो वाजपेयी जी हमारे पीएम थे, उन्होंने हम सारे फोर्सेस को बुलाया, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, एक पूरा प्लान बनाया और बोला बिना बॉर्डर क्रॉस करे आप वापस अटैक करेंगे और हमारा जो भी एरिया गया है वापस ले गया है। तो 2 महीने वॉर चला, मई में स्टार्ट हुआ था, मई 99, जून 99, जुलाई 26, आज का दिन, आज के दिन खत्म होते होते 60-65 डेज में जो भी हमारा एरिया खो गया था हमारे सब फोर्सेस ने फाइटिंग करके वापस ले लिया। इसीलिए आज के दिन को क्या बोलते हैं, कारगिल विजय दिवस। कितने साल हो गए 99 से? 28। हाँ, आपके मैथ्स के टीचर वीक हैं, सोशल के स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो 23 साल हो गए। तो अभी वो सारा एरिया हमारे पास आ चुका है, लेकिन अभी क्या चेंज हो गया है, पहले दोनों दुश्मन वापस जाता था, हमारे लोग वापस आते थे, अब हम बंद कर दिया है। तो हमारे कुछ लोग वहीं पे रहते हैं। हमारे पास जो हवा में बहुत सारे जहाज उड़ते हैं और फोटो लेते रहते हैं, ठीक है, सेंसर्स बोलते हैं, अब वो हमारे बहुत सारे वहाँ पे उड़ते रहते हैं। हमारे सैटेलाइट, जो हमारा पूरा इंडियन सैटेलाइट सिस्टम है उसको हमने अपग्रेड कर दिया है, उसको हमने उस एरिया में बहुत ज्यादा घुमाते हैं, जिससे कि वहाँ के जो फोटोज हैं, पिक्चर्स हैं, वो हम लेते रहते हैं। तो हमने काफी चेंजेस किए हैं। दोबारा होपफुली कारगिल होगा नहीं ऐसे। जब भी वॉर होता है क्या होता है, लोग मरते हैं, है ना। एक इंसान मरता है तो वो एक इंसान के पीछे एक पूरा परिवार होता है, उसका हस्बैंड हो सकता, उसका वाइफ हो सकता है, हस्बैंड बच्चे हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन। तो हर एक इंसान के पीछे कम से कम कितने लोग जो जुड़े होते हैं। तो अगर 527 लोग मरे हैं तो पीछे हजारों लोग इफेक्ट हुए हैं ना। तो वॉर इज नॉट अ गुड थिंग। मैं नहीं चाहूंगा कि कोई कंट्री वॉर करे, लेकिन हमें हमेशा रेडी होना चाहिए। कहीं वॉर हो जाए तो क्या करना है, वी शुड बी रेडी फॉर दैट। इसलिए बोलते हैं जितना स्ट्रॉन्ग आर्मी, एयरफोर्स या नेवी होता है उतना वॉर के चांस कम होते हैं, क्योंकि दुश्मन को लगता है कि इसके पास बहुत मजबूत आर्मी या नेवी एयरफोर्स है, इस पर अटैक नहीं करेंगे, है ना। आप लोग क्लास में लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो, तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है उसको बहुत कम लोग मारते हैं, चाहे उसमें दम नहीं है लेकिन दिखता बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बहुत कम लोग मारते हैं उसको। तो ये कंट्रीज भी ऐसी सोचते हैं, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको दूर रखते हैं। तो अभी इसके बाद 20-25 साल में इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस किया है, हमने बहुत सारे नए सिस्टम खरीदे हैं, बहुत डेवलपमेंट हो गया है। तो होपफुली दोबारा कारगिल होगा नहीं, लेकिन अगर हुआ तो ऑफकोर्स हम लोग उसके लिए हमेशा रेडी हैं। तो आप लोग समझ गए क्या हुआ था कारगिल में? वेरी गुड। सो सबसे इम्पोर्टेंट है हम सब इस बात को समझें, जो लोग हमारे लिए देश के लिए जो जान दे चुके हैं, जो लोग बहुत लोग इंजर्ड हुए हैं, बहुत लोग मेडिकली अनफिट हुए हैं, तो ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना। मेरे खुद के कोलीग थे, एयरफोर्स के 5 लोग बेचारे मर गए थे, बट ठीक है, इस सब देश के लिए हम लोग ऑप्शन दी, वी हैव टू डू दिस फॉर दिस कंट्री। एंड ऐसा नहीं कि सिर्फ फौजी लोग कर रहे हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारा देश बना होता है बहुत सारे रिसोर्स मतलब हाँ करेक्ट, ठीक है। तो देश की सिक्योरिटी में फौज एक रिसोर्स है, ठीक है। उसके अलावा जो भी हमारा पीछे काम कर रहा है, इकोनॉमी हो जाए, गवर्नमेंट हो जाए, स्पोर्ट्स हो जाए, आर्ट कल्चर, स्टूडेंट्स, बच्चे, ये सारे कंट्री के रिसोर्स हैं। तो सब हर एक रिसोर्स अपने अपने लेवल पे देश के लिए काम कर रहा है, ये बात आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे आप डायरेक्टली गन या जहाज उड़ा के फाइटिंग करें, या देश को उन्नति में योगदान दें,
या डॉक्टर बने, वहाँ पे योगदान दें, इंजीनियर्स, गवर्नमेंट ज्वाइन करें, प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करके देश का इकोनॉमी का सुधार करें, किसी भी फील्ड में हो सकते हैं आप। लेकिन अगर आपका जो भी काम है वो देश की भलाई में कहीं ना कहीं पे यूज हो रहा है तो आप देश के लिए एसेट है। ये बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ गए आप लोग?